रोंगटे खड़े हो जाएंगे यार। उस वक्त की लाइफ स्टाइल आप सोचिए, काला पानी की सज़ा, मतलब जिस तरह से उनको यातनाएं दी जाती थी, उनको परेशान किया जाता था, खाने नहीं दिए जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, वो सब कुछ यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोगों ने झेला हुआ है, बर्दाश्त किया हुआ है। प्रेजेंट टाइम में हमें खंडहर जैसा लग रहा है, बट एक टाइम पे ये अंग्रेज़ों का मिनी इंग्लैंड हुआ करता था। तो ऐसा लग रहा है कि जंजीर से, पेड़ की जंजीरों से इन बिल्डिंगों को बांधा गया हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं वंश और अभी मैं हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर में, जिसका फ़िलहाल नया नाम श्री विजयपुरम हो चुका है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोला जाता है, अराउंड 572 आइलैंड्स को मिला के पूरा ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और जिसमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स हैं लोग रहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ यार उन्हीं में से एक सबसे हिस्टोरिकल, इम्पॉर्टेंट और टाइनी आइलैंड पे। कभी एक टाइम पे अंग्रेज़ों ने अपना मिनी इंडिया बना के रखा हुआ था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यार एक ऐसे आइलैंड की, रॉस आइलैंड आपने सुना होगा। तो रॉस आइलैंड जहाँ पे कभी ब्रिटिश सरकार का पावर सेंटर हुआ करता था, तो उसी प्लेस को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, और काफ़ी डिटेल हिस्ट्री भी है उस प्लेस की, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल अभी यार मैं खड़ा हूँ बगामोट के होटल ईस्टर्न गेट पे, जो कि ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी है। अराउंड मोर देन 10 प्रॉपर्टी पूरे पैन इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैंने प्रॉपर्टी चेंज किया और आके मैंने यहाँ पे चेक इन किया हुआ है। तो एक बार अंदर चल के आपको रूम का टूर कराता हूँ। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा प्रॉपर्टी है। 2 नाइट्स के लिए फ़िलहाल अभी मैंने इसको बुक किया हुआ है। प्रॉपर्टी पे आप एंटर करेंगे तो अन्ना लक्ष्मण जी हैं जो आपका आई थिंक सबसे पहले वेलकम करेंगे। तो ये आंध्रा से हैं, अभी इनसे मेरी बात हुई। तो ये था यार मेरा सुपीरियर रूम। बहुत ही प्यारा, साफ़ सुथरा है। रूम के अंदर इंटर करने पे ही हर एक वो छोटी से छोटी चीज़ का यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। स्पेशली बेड शीट वगैरह आप देख सकते हो, एकदम नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिलेगा। डबल बेड है यहाँ पे। पूरा ये होटल एयरपोर्ट के जस्ट सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, आपको टैक्सी वगैरह भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा फ़ैन और सेंट्रल एसी इसमें इंस्टॉल है। तो आपको गर्मी के टाइम पे अगर आप आ रहे हैं तो उस टाइम पे भी काफ़ी चिलिंग एटमॉस्फेयर आपको अंदर रूम के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी ये है टीवी, अगर आप लोगों में से किसी को टीवी को एक्सेस करना है। इधर वर्क स्टेशन डेडिकेटेड बनाया गया है। बाथरूम भी एक बार मैं चल के आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन मिलेगा। ये है यार इनका इन हाउस रेस्टोरेंट, जहाँ पे अगर आप रुक रहे हैं, कुछ भी मील ऑर्डर करना है तो आप आके कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके मेन प्लान में इंक्लूडेड होगा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। तो चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये रहा ब्रेकफास्ट में अलग अलग ऑप्शंस, तो आप देख सकते हो। मेनली वेज के ऑप्शन सारे आपको ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल जो मिलते हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट किया मैंने होटल में और तुरंत अब निकल गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे मीटर कितना 30 से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है यार, ये देखिए मीटर वगैरह जो है ना वो 30 रुपये से स्टार्ट होना चालू हो जाता है। तो यार ये था ऑटो, और जो कि मुझे लाके यहाँ के मरीना पॉइंट जेट्टी वाले एरिया पे उन्होंने ड्रॉप किया। तो अराउंड 70 रुपये के आसपास अपना यहाँ पे पहुँचने का किराया आया। तो एक बार जूम करके आपको ये रॉस आइलैंड इस साइड से दिखाता हूँ मैं। सामने ये छोटी छोटी बोट आपको दिख रही होंगी। तो ये सारी बोट एक्चुअली ये आइलैंड को क्रॉस कराने के लिए यूज़ होती है। ये वो आइलैंड है गाइस। 30 दिसंबर 1943 को पहली बार नेताजी ने सबसे पहला अपना जो फ्लैग होस्ट किया हुआ था वो इसी आइलैंड पे होस्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से इसका नाम अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया। तो आप सोचिए ये कितना बोल्ड डिक्लेरेशन था, स्पेशली उस टाइम पे जब प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1943 में, यानी हमें आज़ादी मिली 1947 में।
बट 4 साल पहले ही नेताजी ने यहाँ पे फ्लैग लहरा के भारत के लैंड हिस्से को, ये अंडमान एंड निकोबार का जो पोर्ट ब्लेयर वाला हिस्सा है, इस पे इन्होंने फ्लैग लहरा के ये अनाउंस किया कि हम आज़ाद हो चुके हैं। तो उस हिसाब से कितना इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रखता है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यार ये है पूरा मरीना पार्क वाला हिस्सा, यानी जेट्टी का एरिया। तो वहीं पे आपको ये महात्मा गांधी जी की स्टैचू देखने को मिलेगी, जहाँ पे 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द महात्मा जी के बारे में यहाँ पे बनाया गया है। पीछे पूरा स्टेडियम वाला हिस्सा है और यहाँ पे भी छोटा छोटा ओपन एयर जिम करके पूरा बना हुआ है। तो ये एक छोटा सा एंट्रेंस एरिया बना हुआ है, गेट है। तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं यार मरीना पार्क। बहुत ही खूबसूरत सा पार्क यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे जितने भी अपने फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्पेशली हमारे इंडिपेंडेंस को लेके, तो उन सब के यहाँ पे स्टैचू वगैरह हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया गया। फॉर एग्जांपल के लिए लड़ाई के वक्त जो चीज़ें यूज़ की गई थी उन सबको यहाँ पे रखा गया है। तो फ़िलहाल ये आप सामने देख सकते हो। कौन सी मशीन है, आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, बट यहाँ से मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा ग्रीन और साफ़ सफाई भी एकदम नंबर 1 लेवल की है। पूरा नीट एंड क्लीन है। अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हो कहीं पे भी ऐसा नहीं कि ट्रैश वगैरह पड़ा हो। तो ये देख के तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये मेमोरियल है, जो भी अपने कमांडर लोग और मेजर लोग थे उस टाइम पे, जिन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया, आई थिंक उन सब की यहाँ पे स्मारक बनाया गया है और प्रॉपर डिटेल भी लिखा गया है। आप देख सकते हो परमवीर चक्र पदक, दुश्मन के थल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है और पूरा सबके अलग अलग यहाँ पे फ्रेम भी लगाए गए हैं। तो ये है यार सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, पूरा स्टैचू है उनका, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा है। तो इस पार्क में ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये वाला सेक्शन अगर आप देखोगे तो पूरा ओपन एयर जिम करके बनाया गया है। टैंक का जो पूरा हिस्सा है बड़ा, पूरा अभी भी वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ी बहुत अगर आप ऊपर और निचले वाले हिस्से में देखेंगे तो थोड़ा सा जंग वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि बारिश और अलग अलग, और सी पानी है क्योंकि पूरा नमकीन पानी, खारा पानी, तो उस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन, कि इसका वेट वगैरह कितना है, पावर कितनी, स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें पूरी प्रॉपर मेंशन है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पूरा अगर देखा जाए ना तो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो बात करें यार अगर इसके हिस्ट्री की, तो स्टार्टिंग टाइम से तो खैर ये 30,000 साल से भी ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो लोकल नेटिव हैं अंडमान एंड निकोबार के, जो ट्राइबल कम्युनिटी अपनी, वो यहाँ पे रहती आई है। उसके बाद यहाँ पे चोला एम्पायर, जो कि मेन लोग थे जो ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ से गुजरा करते थे और ट्रेडिंग वगैरह किया करते थे। बट बात करें अगर मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों का यहाँ पे जो अराइवल था वो अराउंड 18वीं सेंचुरी के आसपास हुआ, जब यहाँ पे अंग्रेज़ लोग सबसे पहले आए और उन्होंने इस आइलैंड पे अपना कब्जा करना स्टार्ट किया। 1857 में अपने इंडिया में जो फ्रीडम फाइट को लेके मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आप सबको याद होगा, तो वो एक ऐसा टाइम था, दौर था, जहाँ पे 1858 में जितने भी ये ब्रिटिश हुकूमत थी, उन लोगों ने अपने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन सबको मेनलैंड इंडिया से पकड़ के इस आइलैंड पे लाके रखने के लिए स्टार्ट किए। यानी उन्होंने जेल बनाना स्टार्ट किया, सेलुलर जेल, जो काला पानी की सज़ा आप लोगों को पता होगा, उसके तौर पे जाना जाता था और आज भी। तो वो ये वाला हिस्सा था, यानी पोर्ट ब्लेयर, जो यहाँ पे मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद हूँ। 1942 से लेके 1945, यानी वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाए तो जापानी लोगों का यहाँ पे अराइवल हुआ, उन्होंने कुछ सालों तक कब्ज़ा किया और बाद में वापस से ये ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आया और फाइनली हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और 1950 वो ऐसा टाइम था ऑफिशियली जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हिस्ट्री है। तो ये पूरा पार्क वाला हिस्सा था। सामने है मरीना द कैफ़े। ब्रिटिश हुकूमत का जो राज रहा हमारे यहाँ वो अराउंड 190 साल के आसपास तक रहा। प्लासी की लड़ाई आप सबको पता ही होगी, तो 1757 से लेके 1947 अराउंड 190 साल पूरा मिला के देखा जाए तो इनडायरेक्टली तरीके से ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे रही। बट डायरेक्ट तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो 1858 से लेके 1947 तक अराउंड 89 ईयर्स तक वो यहाँ पे राज किए। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे आपको एक्चुअली आके ना नाम वगैरह लिखाना होता है।
तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखाओगे, फिर जो भी आइलैंड, अगर नॉर्थ बे जाना है या रॉस आइलैंड जाना है, दोनों में से दोनों का टिकट भी अवेलेबल है। और अगर सेपरेट आपको जाना है, रॉस जाना है तो 470 है, नॉर्थ बे जाना है तो 670 है, और दोनों का मिला के 870 यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइमिंग भी अलग अलग है। गवर्नमेंट चार्ज है यहाँ पे। कोई एक चीज़ अच्छी है पूरे अंडमान में, आई थिंक जहाँ भी आप जाओगे इस तरह से जो भी फेयर वगैरह है ना, चार्जेस, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है। जो प्राइस है वही प्राइस आपको पे करना है, कोई एक्स्ट्रा प्राइस आपको कोई चार्ज करता हुआ नहीं मिलेगा। बोट वाले का भी जस्ट फ़ोन आया कि सारे लोग भाई आ चुके हैं, आप अकेले हो जो अभी नहीं पहुँचे हो। तो मैं एक्चुअली इसी कैफ़े में बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहा था यार। तो काफ़ी लोग यार दोनों आइलैंड पे जाते हैं। आपके पास अगर टाइम है तो आप दोनों आइलैंड पे जा सकते हो, नॉर्थ बे और रॉस आइलैंड। अच्छा, ये लाइफ जैकेट पहनना है कंपलसरी है। तो ये है मेन यार जेट्टी वाला पॉइंट, जहाँ से एक्चुअली आपको आइलैंड के लिए फेरी यानी बोट मिल जाएगी। तो लाइफ जैकेट कंपल्सरी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी अलग अलग टाइम पे सारी जितने भी बोट हैं सबकी बोट यहीं से एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो ये है भाई कुछ ऐसी अपनी बोट। तो ये है यार अपनी बोट, और 10 लोग एक बार में यहाँ से ये लोग लेके जाते हैं, यानी मेन पोर्ट एरिया से रॉस आइलैंड के लिए। हर बोट पे अपना इंडियन फ्लैग आपको देखने को मिलेगा। तो यार ये थी अपनी बोट, और अराउंड आई थिंक सिर्फ हार्डली 10 से 15 मिनट का बोट राइड करके पोर्ट ब्लेयर यानी जो मेन सिटी सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये अपना जो रॉस आइलैंड यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड वो पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको उतार दिया जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके आप मेन आइलैंड वाले हिस्से में जा सकते हो। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहीं पे आपको ब्रीफिंग हो जाएगी। अराउंड 1 घंटे 20 मिनट के आसपास टाइम आपको दिया जाएगा इस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइज फाइनली ऑफिशियली वेलकम टू रॉस आइलैंड। फ़िलहाल प्रेजेंट भारत की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस NSCB द्वीप बोले तो आइलैंड, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से ये जाना जाता है। ब्रिटिश एरा के टाइम पे इसको रॉस आइलैंड के नाम से बुलाया करते थे। तो ये है कुछ इसका एंट्रेंस एरिया, एंट्री पॉइंट, और सामने ही आप देखिए यहाँ पे जापानीज बंकर करके लिखा हुआ है। तो ऐसा इसलिए, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया कि अराउंड 1942 से लेकर 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश के लोग थे, स्पेशली जो मिलिट्री आर्मी, उनको जापानीज़ लोगों के द्वारा हराया गया था। तो अराउंड 3 साल के आसपास यहाँ पे आपको जापानीज़ इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई ढेर सारे यहाँ पे ये जापानीज़ बंकर बनाए गए हैं। ऐसे पूरे पोर्ट ब्लेयर में आपको कई ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तभी आप ये सोच रहे होगे यार इस छोटे से आइलैंड में ये हिरन का क्या काम, तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जापानीज़ बंकर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्या क्या सामान आपको इस आइलैंड में लेके आना या रखना मना है। तो जापानीज़ बंकर, बाकी बाहर से देखो कुछ ऐसा दिखता है। जब लड़ाई वॉर वगैरह हुआ था उस टाइम पे ये सारा बनाया गया था भाई। ये है इसका हिस्सा, ये आप देखो। फ़िलहाल अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। अंदर तो पानी भरा हुआ है यार, बट यहीं पे जितने भी जापानी सोल्जर थे वो यहाँ से इस तरह के जो सेक्शन बनाए गए हैं, यहाँ पे बंदूक वगैरह लेके निगरानी रखा करते थे कि वापस से कहीं ब्रिटिश की आर्मी उन पे अटैक ना कर दे। सो ये पूरा आइलैंड यार काफ़ी छोटा है, बट इसके बावजूद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रखता है। काफ़ी डिटेल हिस्ट्री है, बट शॉर्ट एंड क्रिस्प हिस्ट्री में इस आइलैंड की बताने की कोशिश करूँगा। बट पहले पूरे इस आइलैंड को चल के एक्सप्लोर किया जाए। इनके यार सींग वगैरह भी काफ़ी बड़े हैं, ये काफ़ी पास में भी आ रहा है, मुझे तो डर भी लग रहा है यार, बट ये काफ़ी फ्रेंडली हैं। इनके साथ ये देखो हर कोई यहाँ पे आके भाई फ़ोटो वीडियो लेने की कोशिश करता है। काफ़ी बड़े बड़े हैं, कुछ की सींगें हैं, जैसे इसका देखिए, इसमें भी सींग है, इस वाले में भी है, 2-3 में नहीं है। ये चेक पॉइंट था, यहाँ पे आप एंट्री एक साइड से है, एग्जिट इसका दूसरे साइड से है। तो इस गाड़ी को लेके अगर आपको इस आइलैंड को पूरा एक्सप्लोर करना है तो आप इसको भी ले सकते हैं। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाए हुए हैं यहाँ पे।
1 घंटे का टाइम मिला हुआ है तो एटलीस्ट इसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। बाजू में ये देखिए चाय वगैरह की, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की दुकानें वगैरह भी हैं अगर आपको कुछ खाना पीना है। बाकी ये इसका एंट्री पॉइंट है और आप आओगे तो पूरा एक जो टूरिस्ट मैप गाइड होता है ना, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। स्पेशली पूरे इस रॉस आइलैंड के बारे में सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। 2018 में इसका नाम चेंज किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और इसका पूरा डिटेल है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल एरिया वगैरह कितना है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन है। तो यार आप लोगों में से काफ़ी लोगों को शायद इस आइलैंड के बारे में पता होगा और कुछ लोग शायद इसको भूल भी चुके होंगे। कई सालों तक जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी हेडक्वार्टर हुआ करता था, जहाँ पे वो बैठ के पूरे इस आइलैंड से अपना जो पोर्ट ब्लेयर शहर है, सेलुलर जेल जो काला पानी सजा के तौर पे जाना जाता है, तो वो जस्ट यहाँ से सामने है। तो यहाँ से पूरा गवर्न किया था उस वाले हिस्से को। अभी भी काफ़ी ऐसे इसके हिस्से हैं जो ऑलमोस्ट सेम हूबहू जैसा ये पहले के टाइम पे हुआ करता था वैसा ही इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ये आप देखिए लिखा हुआ है कर्नल एडिसन का निवास। हाल अभी तो पूरा ये टूटा है, खंडहर में तब्दील हो चुका है और पेड़ वगैरह भी पूरे जो यहाँ पे नेचुरल जैसे थे उस टाइम पे वैसे के वैसे हैं। बट ये पेड़ वगैरह ऑलमोस्ट इस पूरी बिल्डिंगों को ऑलमोस्ट अपने अंदर ले चुके हैं, खा चुके हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। बाकी ये हिरन वगैरह आपको काफ़ी इस पूरे आइलैंड में दिख रहे होंगे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार कि ये हिरन वगैरह यहाँ पे इस आइलैंड पे क्या कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए थे ना, उन्होंने अपना, क्योंकि इसको हेड ऑफिस हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, तो उनके लिए ये एक रहायशी इलाका हुआ करता था, यानी वन ऑफ द लग्जरी लाइफ स्टाइल वो यहाँ पे जीना चाह रहे थे। तो उस फील को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने साथ जानवर भी लेके आए। उनमें से सबसे ज़्यादा जो थे वो थे ये हिरन। हिरन के साथ ही साथ ये देखिए सामने मोर आपको दिख रहा है, तो हिरन, मोर और खरगोश, इस तरह से कुछ एनिमल वो अपने साथ इस आइलैंड पे लाके उन्होंने छोड़ा ताकि एक नेचर के साथ साथ उन्हें रहने का मौका मिले और वो फील लग्जरी लाइफ स्टाइल जो एक होनी चाहिए वो कुछ यहाँ पे उन्हें देखने का मौका मिले। इस वजह से ये सारे जानवरों को वो अपने साथ यहाँ पे लेके आए हुए थे। अंग्रेज़ तो चले गए बट आज के टाइम पे अभी भी ये हिरन आज भी वैसे के वैसे हैं। और बेस्ट पार्ट ये है इनकी ब्रीडिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और आपको काफ़ी हाई नंबर में भी देखने को मिलेंगे। रीज़न क्योंकि इनके लिए ये काफ़ी सेफ प्लेस माना जाता है। वाइल्ड एनिमल जो होते हैं जो इनको शिकार करने के लिए होते हैं वो यहाँ पे है नहीं, तो एक तरह से ये इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी से भी काफ़ी अच्छा है। तो ये वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा है ये है क्लब हाउस। तो उस टाइम पे उनका ये क्लब हाउस हुआ करता था और बिल्डिंग आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल ये आपको पूरा खंडहर जैसा दिख रहा है, बट उस टाइम पे ये बहुत ही आलीशान, बहुत ही लग्जरी हुआ करता था और इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री है। और उस टाइम पे ये कैसा दिखा करता था, ये आप आर्किटेक्चर जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम के आर्किटेक्चर होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे आपको इस पिक्चर में देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये, आप देखिए पूरा इस वाले हिस्से में लेके है और बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी बड़ी उस वक्त हुआ करती थी। फ़िलहाल अभी तो देखिए जितने भी पेड़ वगैरह हैं ईंट के ऊपर तक में आपको देखने को मिल जाएंगे। अंदर दरवाज़ा, खिड़की, कुछ हिस्से तो इसके काफ़ी टूट चुके हैं। तो ये उस टाइम की बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे राज करके हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको इतनी यातनाएं दी, उनको इतना तकलीफ़ पहुंचाया, परेशानी दी। यानी एक तरफ सेलुलर जेल जो यहाँ से कुछ किलोमीटर समुद्र के उस किनारे पे, और दूसरे साइड यहाँ पे वो बैठ के राज करते थे, गवर्न करते थे, आदेश देते थे और यहाँ पे अय्याशियाँ वगैरह क्या करते थे। तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी हुआ करती थी हमारे ही आइलैंड पे और हमारे ही लोगों के साथ, हमारे आइलैंड पे वो कैसे बर्ताव क्या करते थे। इतना क्रूरल लाइफ स्टाइल उस वक्त, वो लिटरली आई थिंक यहाँ पे जो ये पूरा खंडहर है, जो पूरा हिस्सा है, अगर आप इसको देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे यार। उस वक्त की लाइफ स्टाइल आप सोचिए, काला पानी की सज़ा, मतलब जिस तरह से उनको यातनाएं दी जाती थी, उनको परेशान किया जाता था, खाने नहीं दिए जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, वो सब कुछ यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोगों ने झेला हुआ है, बर्दाश्त किया हुआ है और तब जाके आज हम इस आज़ादी को मूव होके अच्छे से घूम पाते हैं, रह पाते हैं। तो एक सैल्यूट, एक रिस्पेक्ट तो बनता है। आप लोगों में से अगर कोई यहाँ अंडमान एंड निकोबार आ रहा है तो रॉस आइलैंड पे एक बार ज़रूर आइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। चर्च हुआ करता था, पॉन्ड है, चीफ कमिश्नर बंगलो है और इस तरह से बीच वाला सेक्शन है। सो ये वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है चर्च। सो ब्रिटिश टाइम के
दौरान ही ये चर्च भी बनाया गया था। तो चर्च भी काफ़ी बड़ा और थोड़ा सा ऊपर वाले अपर पार्ट वाले हिस्से पे इसको बनाया गया था। और बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है यहाँ पे भी आपको जो कॉलोनियल एरा के टाइम पे बिल्डिंगें आपको अपने मेन इनलैंड इंडिया में भी अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ पे चर्चेस हैं वो देखने को मिलती हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर कुछ वैसा ही कंस्ट्रक्शन, वैसा ही डिज़ाइन, आर्किटेक्चर यहाँ पे भी बनाया गया है। तो ये वाला जो सेक्शन अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे भी ये जेल है एक्चुअली। तो उस टाइम पे इस आइलैंड पे भी कुछ हिस्से बनाए गए थे जहाँ पे अपने फ्रीडम फाइटर्स को ला के यहाँ पे रखा जाता था ताकि वो निगरानी में रहें, कहीं भागे नहीं। छोटा सा हिस्सा बनाया गया है क्योंकि सेलुलर जेल उस टाइम पे बना नहीं था, तो जब तक ये कंप्लीट हुआ नहीं तब तक कुछ लोगों को यहाँ पे लाके बंदी बना के यहाँ पे भी रखा जाता था। तो यार इस आइलैंड की जो शॉर्ट और क्रिस्प हिस्ट्री है वो कुछ ऐसी है कि जब अंग्रेज़ एक्चुअली 1857 में जब हमारा फ्रीडम फाइट को लेके मूवमेंट हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पे 1858 पे यहाँ पे अंग्रेज़ आते हैं और इस पूरे पोर्ट ब्लेयर वाले हिस्से में और ये रॉस आइलैंड यहाँ पे उन्होंने जेल बनाने के लिए सोचा, सेलुलर जेल। बट जेल बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता, तो इस वजह से उन्होंने जो सेलुलर जेल जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे जेल बनाने के लिए सोचा। और इस आइलैंड पे यानी रॉस आइलैंड यहाँ पे उन्होंने अपना हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर बनाया। और अराउंड 1858 से लेके 1941 तक ये ब्रिटिश का अंडमान एंड निकोबार का राजधानी हुआ करता था, कैपिटल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी आप इसको बोल सकते हो। और तब तक वो यहीं से बैठ के पूरे इस अंडमान निकोबार आइलैंड पे गवर्न किया करते थे, निगरानी रखा करते थे। तो ये सारी बिल्डिंगें जो आर्किटेक्चर वाइज हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे बनाई गई थी, ऑलमोस्ट सेम हूबहू वैसा का वैसा आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। तो डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, रूफ टॉप, ये सारा कुछ आप देख सकते हो, पूरा सेम वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कलर में दिख रही है, ये वाली ब्लैक एंड वाइट में है। तो इस बिल्डिंग में एक्चुअली जो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे वो सारे यहाँ पे रहा करते थे। और टेनिस कोर्ट, गिरजाघर, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पूल, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ये सारी चीज़ें उस वक्त पे बनाई गई थी उनको रहने के लिए। तो आप लिटरली देख सकते हैं कि जितने भी ब्रिटिश आर्मी थी अपने रहने के लिए उन्होंने किस तरह से क्वार्टर, किस तरह से बंगलो और हाउसेस बना के रखे हुए थे। वहीं जो हमारे सोल्जर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको रहने के लिए उन्होंने इसी आइलैंड पे छोटे छोटे हिस्सों में जेल बनाया हुआ था। और कुछ लोगों को जो सेलुलर जेल वाला एरिया है यानी पोर्ट ब्लेयर का हिस्सा, वहाँ पे बंद करके रखा करते थे। तो ये थोड़ा सा अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है पूरा वो एरिया जहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो इन्हीं हिस्सों में रहा करती थी। आप देख सकते हो पूरा ऊपर तो टीन का शेड है, बड़ा सा काफ़ी बड़ा हॉल है। और आई थिंक इसी में पूरा नीचे बिछा के बैठ के उस टाइम पे जो भी चीज़ें मौजूद थी उनको यूज़ करके वो सारे लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो ये पिछला वाला हिस्सा है और इधर आई थिंक ये वॉशरूम, टॉयलेट बना हुआ है। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ करता था उसका पूरा डिज़ाइन आप देख सकते हो। तो दीवारें मोस्टली ज़्यादातर बड़ी बड़ी आपको इस तरह से ही ऊँची इमारतें देखने को मिलेंगी। और ये पिछला हिस्सा जहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस बनाया गया और पीछे फेंसिंग की गई है क्योंकि अगले हिस्से में पूरा समुंदर स्टार्ट हो जाता है। सो एक्चुअली सेलुलर जेल जो बनाया गया यार वो 1896 से लेके 1907 के टाइम पे पूरा कंप्लीट हुआ था। तो जब तक वो बन रहा था पोर्ट ब्लेयर वाले हिस्से में कुछ लोगों को बंद करके वहाँ पे रखा गया था और कुछ लोगों को यहाँ पे जो छोटे छोटे जेल बनाए गए हैं यहाँ पे लाके रखा गया। तो यार थोड़ा सा हाइकिंग एरिया है बट हर जगह पे सीढ़ी, स्टेप्स पूरे इस तरह से प्रॉपर बनाए गए हैं, रेलिंग वगैरह भी लगा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा हाइक करके नीचे उतरना होगा। चढ़ने के टाइम पे थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम होगी, उतरने में तो थोड़ा सा इजी है। और ये है डेड एंड एरिया इस पूरे आइलैंड का, जहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो लाइट हाउस दिख रहा है। तो इस रॉस आइलैंड का जो सबसे पुराना लाइट हाउस है वो ये वाला सेक्शन है। तो जब जापानीज़ लोग यहाँ पे अटैक किए हुए थे ना, तो ये वाला सेक्शन था जहाँ पे वो आर्मी के लोग यहाँ पे आए हुए थे। पूरा आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है यार, एकदम प्यारा सा है, ये आप देख सकते हो। फ़िलहाल इसको तो अभी रिनोवेट किया गया है ताकि ये जो लाइट हाउस वाला हिस्सा है इसको हम एक्सेस कर सकें। तो ये वाला जो सेक्शन है देखिए, यहाँ पे जो फ्लैग है ना कमांडर इन चीफ का अंडमान एंड निकोबार कमांड के,
वो अराउंड 2022 जुलाई के टाइम पे 25 जुलाई को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। देखने से आपको काफ़ी छोटा लगेगा और लिटरली ये है बहुत ही छोटा। कई ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे चाहे आप आइलैंडर्स हो या नॉन आइलैंडर्स, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे, प्रॉपरली प्रोविडेड है। भूकंप जब आया था 1941 में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इस एरिया में, तो इस वजह से उन्होंने फिर यहाँ से पूरी चीज़ों को स्विच किया पोर्ट ब्लेयर वाले शहर वाले हिस्से में, और वहाँ पे फिर वो रहना स्टार्ट किए। बट फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 1942 में ही जापानीज़ लोगों ने इसी एरिया से आके यहाँ पे अटैक किया। और उस वक्त आई थिंक ब्रिटिश की जो आर्मी थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी यहाँ पे, शायद उतने औजार वगैरह भी उनके पास नहीं थे, तो वो हार गए और भाग गए यहाँ से। और उस वजह से यहाँ पे जापानीज़ लोगों का कब्जा हुआ। और फिर फाइनली 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जापानीज़ मिलिट्री जो यहाँ पे थी, उनकी हेल्प लेके और यहाँ पे अपना पहला तिरंगा उन्होंने फहराया। मतलब आप देखो जितने भी ये सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों ने सारी बिल्डिंगों को, मकानों को अपने अंदर ले लिया हुआ है। पूरा ऐसा इसका आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। तो नेचर से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, उसका एक एग्जांपल है। तो आप सोचिए अंग्रेज़ों ने तो यहाँ पे इस खूबसूरत से आइलैंड पे अपने रिहायशी तौर तरीक़ों को जीने के लिए सारे मकान बनाए थे, बट वापस से ये आप देख सकते हो कि नेचर ने इसको अपने अंदर समेट लिया हुआ है। और जड़ें जो इनकी हैं ये आप देखिए साइड से निकली हुई हैं। पूरा ऐसा लग रहा है ना जैसे पूरे जंजीर में इन बिल्डिंगों को पकड़ के रखा गया हो। तो ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही है जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे लाके बंद करके रखा हुआ था। तो कुछ वैसा ही आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से नेचर कॉल के थ्रू, नेचर के थ्रू इस पूरे बिल्डिंगों को जकड़ के रखा गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जंजीर से, पेड़ की जंजीरों से इन बिल्डिंगों को बांधा गया हो, ताकि वो जो मेमोरी है, वो जो यातनाएं थी हमारे लोगों को दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो सारी इन सब हिस्सों में आपको देखने को, महसूस होने को मिल जाएंगी। इस पूरे आइलैंड में कोई रहता नहीं है सिवाय हिरन, खरगोश और मोर को लेके, जो कि यहाँ पे वो प्रेजेंट टाइम में परमानेंट स्थाई रेजिडेंस आप उनको बोल सकते हो। वरना यहाँ पे जो गार्ड्स हैं और इस आइलैंड के जो देखभाल करते हैं, सिर्फ उनको इजाज़त है इस आइलैंड पे रहने की। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कई ढेर सारे आपको पॉन्ड, और अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आके स्विमिंग वगैरह किया करते थे। तो वो स्विमिंग पूल वगैरह भी यहाँ पे इस आइलैंड के अंदर मौजूद था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की लाइफ स्टाइल को यहाँ पे वो लोग जिया करते थे। तो ये वाला हिस्सा तो आई थिंक पॉन्ड है, काफ़ी बड़ा हिस्सा, काफ़ी बड़ा है। देखिए उधर से भी पूरा रास्ता है और इस वाले हिस्से से भी जाया सकता है। तो काफ़ी बड़े एरिया में पूरा ये हिस्सा बनाया गया था। और प्रेजेंट टाइम में तो पूरा खंडहर जैसा आपको लगेगा। कुछ हिस्से अभी भी वैसे के वैसे यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं, जो बिल्डिंगें अभी भी बची हुई हैं। बट क्योंकि भूकंप आया था तो भूकंप के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पे। तो कहने को यार ये पूरा एरिया अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में हमें खंडहर जैसा लग रहा है, बट एक टाइम पे ये अंग्रेज़ों का मिनी इंग्लैंड हुआ करता था, जहाँ पे ये सारे लोग बैठ के इस तरह से स्विमिंग पूल में, क्लब हाउस में, बार वगैरह में, इन सब में बैठ के एंजॉय किया करते थे। 1 घंटा ये लोग टाइम आपको देते हैं। 1 घंटे में अगर पूरी एरिया को घूमना हो तो आपको नहीं घूम पाओगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए। बट क्विक अगर आपको स्नैप लेना है फटाफट, तो आई थिंक उसके लिए ये ज़रूर होगा। बट अगर आपके पास टाइम है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 से 3 घंटे यहाँ पे आप रुको। तो अभी 2 बार ऑलरेडी भाई का फ़ोन आ गया कि आप फटाफट आ जाओ। और यहाँ पे गर्मी भी है, आप मेरे चेहरे पे पसीना, स्वेटिंग देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा इस प्लेस पे आके। अभी तो एक टूरिस्ट स्पॉट है हम सभी लोगों के लिए, बट देखा जाए तो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें, और स्पेशली हमारे स्वतंत्रता से लेके हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइसेस को लेके ये प्लेस है, जो आपको यहाँ पे आने के बाद लिटरली वो फील होगी। कुछ मिनट के लिए अगर इस प्लेस को आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करो तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जो चीज़ें हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोगों ने इन सब एरियाज़ में रह के इन अंग्रेज़ों के द्वारा झेली हुई थी। देखिए लिखा भी हुआ 30 दिसंबर 2018 को अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा।
ये वाली जो गाड़ी है जो लास्ट लाइट हाउस वाला एरिया है ना, वहाँ तक के लिए लेके जाते हैं और थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। एक तरह से गाइड भी आपको मिल जाएगा अगर आपको लेना है। तो यार 1 घंटे का टाइम हमारा हो गया ऑलमोस्ट और वापस से हम अपने फेरी पे आ चुके हैं बोट पे। अब यहाँ से ये लोग ले जाके हमें सिटी के अंदर उस वाले जेट्टी के साइड पे ड्रॉप कर देंगे। धूप काफ़ी ज़्यादा है यार, बाकी काफ़ी लोग घूमने आए हैं। देखो अभी एक्चुअली जबकि ऑफ सीज़न चल रहा है फिर भी काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। ये वाला कौन सा है? नॉर्थ बे आइलैंड, ये जो लाइट हाउस दिख रहा है वो नॉर्थ बे। अच्छा ये नॉर्थ बे, ये वाला पूरा ना? ये माउंट एरिक। ये माउंट टेरिफ। अच्छा, और वो वाला नॉर्थ बे लाइट हाउस वाला। अच्छा, तो ये जो सामने वाला बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा ना ब्राउन कलर का, ये है सेलुलर जेल। यार नाव वाले से मैंने पूछा भाई कि अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्या करना होगा, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली आपको 1 ही घंटे मिलते हैं और जिस बोट से आप जाते हो, क्योंकि सबकी नंबरिंग होती है, डिटेल वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, तो उसी बोट के थ्रू आपको रिटर्न भी आना होता है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा का आपको टाइम चाहिए वहाँ पे, तो आई थिंक पूरी बोट को आपको हायर करना होगा। यानी एक बोट पे 10 लोग जाते हैं तो 10 के 10 लोगों का आप या तो पेमेंट कर दो, फिर अराउंड 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक आपको एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे मिल जाएगा अगर आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। बाकी ये अबरडीन जेट्टी से आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो बाजू में ही ये देखिए, ये वाला रास्ता जो है सेलुलर जेल के लिए जाता है। तो वहाँ पे जाने से पहले अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह, ड्रिंक वगैरह करना है, कुछ खाना पीना है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। ये देखिए छोटा सा ढाबा टाइप का है, खाने पीने के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, चाय कॉफ़ी। तो यार ये भैया थे, ये देखो नारियल किस रहे हैं, एक्चुअली मशीन है और उसमें से नारियल निकाल रहे हैं फिश सूप बनाने के लिए। अच्छा, मुझे लगा यार नारियल की चटनी बनाने के लिए नारियल निकाल रहे हैं, तो मछली का सूप बोल रहे हैं कि ये उससे बनाएंगे नारियल को यूज़ करके। वाह, अन्ना दाना खिला रहे हो। हाँ, काफ़ी ढेर सारे यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये आपने पाला हुआ है क्या? अच्छा, दाना दाना आप देते रहते हैं इसलिए आते रहते हैं। हाँ वाह यार, ये देखिए ये यहाँ पे आ गए हैं। तो यार यहाँ पे बैठ के भाई थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया, समोसा और रगड़ा पेटी जो नहीं होता चाट, वो, एक चाय और ये पानी की बोतल 2 लीटर वाली, ये सब मिला के अराउंड 105 रुपये का बिल आया अपना। तो प्राइस मैंने आपको बताया यार कि पूरे अंडमान में ना प्राइस आपको इस तरह से ही लोकल जो मेन लाइन इंडिया में जैसे हम लोग क्या होता है तो वैसे ही देखने को मिलेगा। तो ये है मेमोरियल फॉर द बैटल ऑफ अबरडीन। एक तरह से इसको अबरडीन स्मारक के तौर पे बुलाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अबरडीन रिवॉल्ट या अबरडीन स्मारक क्यों बनाया गया, तो इसके पीछे की काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो एक्चुअली 1859 में यानी 1858 पे जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो ये जेल बनाने के लिए इस पोर्ट ब्लेयर के हिस्से को उन्होंने धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे रह रहे जितने भी लोकल यहाँ के ग्रेट अंडमानीज यानी जो ट्राइबल कम्युनिटी के अपने लोग थे और यहाँ के जो बाकी के लोकल लोग, वो सारे लोग विरोध करना स्टार्ट किए, क्योंकि अंग्रेज़ जितने भी थे वो सारे लोग यहाँ पे उनकी ज़मीन और हिस्से को, जंगल को, फॉरेस्ट को कब्ज़े करने की कोशिश करने लगे। तो उसी के वो विरोध करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था 1859 में। पोर्ट ब्लेयर में एक अबरडीन करके एरिया है जहाँ पे ये सारा बैटल वगैरह हुआ, तो इस वजह से इस प्लेस को उसी मेमोरी के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको बैटल ऑफ अबरडीन या अबरडीन रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अपने उस टाइम पे जो ग्रेट अंडमानीज हैं जिनमें जारवा भी आते हैं, वो सारे लोकल लोग, काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई और उसी को याद में रखने के लिए इस स्मारक को बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। और इसी के बाजू में ये देखिए, आई थिंक उस टाइम का जो तोप वगैरह है
जो यूज़ किया गया था वो यहाँ पे रखा हुआ है। फ़िलहाल इसकी कंडीशन तो अभी ऐसी है, बट आप सोचो कि आई थिंक ये रियल वाला है। उस टाइम पे जब ब्रिटिश यहाँ पे थी तो उसी टाइम पे ये यूज़ किया गया था। ये आप देखो इसका पूरा हिस्सा काफ़ी हैवी है यार, पूरा लोहा है इसके अंदर, और अभी तो पूरा जंग लगा हुआ है। बट आप ये देख सकते हो कि उस टाइम पे जब ये यूज़ किया गया था तो कैसा हुआ करता था। तो ये तो है यार बैटल ऑफ अबरडीन स्मारक जो ये सामने दिख रहा है, और इसी के जस्ट सामने अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये है सुनामी स्मारक। तो 2004 में आप सबको शायद याद होगा, अंडमान में बहुत ही भयंकर सुनामी आई हुई थी अराउंड 24 दिसंबर के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ 2004 में। तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने अंडमान में अराउंड 3000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कई ऐसे यहाँ पे आइलैंड्स हैं जो पूरी तरह से डूब गए थे, कई लोग बेघर हो गए थे, कई लोग लापता हुए थे। स्पेशली कुछ ऐसे आइलैंड्स थे जो कम्प्लीटली तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। अराउंड 9.1 से लेकर 9.3 रिएक्टर स्केल के आसपास का भूकंप आया हुआ था, और उसका आई थिंक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंडोनेशिया के आसपास का एरिया बोला जाता है। तो यार गाइज़ अभी अराउंड दोपहर के 2:30 बज गए, और वापस से मैं इस खूबसूरत से रॉस आइलैंड को घूम के जो मरीना पार्क वाला एरिया है वहाँ पे आके बैठा हूँ। तो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा धूप कम होना स्टार्ट हुआ है, बट स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री। बाकी अगर बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की तो काफ़ी अच्छा रहा। इन सब प्लेसेस पे जाने पे काफ़ी कुछ लर्निंग, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली अपने इतिहास के बारे में जानने को मौका मिलता है। और बात करें अगर यार पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ ब्रिटिश रूल की, तो आई थिंक आप लोग इस बात से एग्री भी करेंगे कि पॉजिटिव चीज़ें जो हुई, स्पेशली जो भी चीज़ें उन्होंने की वो अपने स्वार्थ के लिए की। एग्जाम्पल के लिए रेलवे ट्रैक का बिछाना, पोस्ट ऑफिस का खुलना, टेलीग्राम सर्विस को लागू करना, और उसके अलावा साथ में यहाँ पे जो रूल्स वगैरह अपनाए गए, अदालत की प्रणाली जो स्टार्ट हुई इंडिया में, वो सारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। बट बात करें अगर निगेटिव साइड की, तो आप सबको पता ही है कि मेन है शोषण, वो शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी उसको अपने कब्जे में लेना। आपको बंगाल का जो सूखा है, अकाल, उसके बारे में आपको आई थिंक पता होगा। तो वो सारी चीज़ों का दौर हम लोगों ने ब्रिटिश एरा में एक्सपीरियंस किया हुआ था, जो कि सैड पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल माना जाता है। बट एट द एंड अभी हम लोग अपने देश में हैं, अच्छे से घूम फिर रहे हैं, आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। बट इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए और इस तरह के प्लेसेस को एक्सेस करने के लिए आज के टाइम पे जो हमें मौका मिल रहा है, उन सब चीज़ों को आई थिंक हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमारे उन सारे फ्रीडम फाइटर्स का जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया हुआ है इन सब प्लेसेस से, जो कि मेरी तरफ से भी एक रिस्पेक्ट होगा। तो आई थिंक अगर आप लोग अंडमान आ रहे हैं तो एक बार इस खूबसूरत से आइलैंड को, टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, आप देखने ज़रूर जाएं। बट वहाँ पे जाने के बाद आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इतिहास से लेके प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग लाइफ जी पा रहे हैं उसको समझने का और आज के टाइम पे एक्सेप्ट करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा।